Beta, good morning to all of you. Today we are going to start our chapter number 4. Chapter number 4, motion in a plane. देखो, तो हम स्टार्ट करेंगे our chapter number 4 and the name of the chapter is motion in a plane. ठीक है बेटा, तो देखो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे चलते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं. ओपन योर एनसीईआरटी बुक एंड फ्रॉम एनसीईआरटी बुक ओपन योर पेज नंबर 65. ओपन योर पेज नंबर 65. देखो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था पोजीशन के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में और वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बारे में. जबकि मैंने आपको लास्ट मैसेज क्लास वर्क जो मैंने होमवर्क दिया था आपको उसमें ड्रॉप किया था स्पेशली कि वेलोसिटी और स्पीड अब हमारे सीबीएसई के सिलेबस से कट हो गए हैं, सिर्फ एक्सेलरेशन बचा है. लेकिन हम पहले तो ये सब पढ़ चुके हैं चैप्टर के अंदर. तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे इन चैप्टर 4 मोशन इन अ प्लेन. मीन्स अब हम बात करेंगे जो ऑब्जेक्ट स्पेस के अंदर मूवमेंट करते हैं, मीन्स जो एयर के अंदर मूवमेंट होती है उसके बारे में. हमें अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइंड करनी हो, जब ऑब्जेक्ट कहाँ एयर में है या ऑब्जेक्ट हमारा स्पेस में मूवमेंट कर रहा है, तो हमने अगर पार्टिकल की पोजीशन बतानी है तो वो हम किसके अंदर पढ़ेंगे, वो हम चैप्टर 4 दैट मोशन इन अ प्लेन के अंदर हम वो सब रीड करने वाले हैं. इज दैट क्लियर? तो चलो अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे. हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? दैट इज़ आवर स्केलर्स एंड वेक्टर्स. ठीक है बेटा, हम थोड़े से स्केलर्स और वेक्टर्स से 9th क्लास में भी फैमिलियर हो चुके हैं. तो अब हम बात करते हैं स्केलर्स की और एक साइड में हम बात करते हैं अपने वेक्टर्स की. यहीं से आपको इनकी डेफिनेशन भी समझ आ जाएगी और दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी क्लियर हो जाएंगे. तो देखो स्केलर्स क्या होते हैं. स्केलर्स द फिजिकल क्वांटिटी which have only magnitude. तो देखो स्केलर कौन से होते हैं? जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. हम मैग्नीट्यूड किसे बोलते हैं? जिस क्वांटिटी को हम मेज़र कर सकते हैं. जैसे मैंने लिखा 2 मेजरेबल क्वांटिटी है, ये एक मैग्नीट्यूड का काम करेगा. 5 भी मेजरेबल क्वांटिटी है, एक मैग्नीट्यूड का काम करेगा. 7, 9 ये सब हम क्वांटिटी किसकी फॉर्म में लेकर चल रहे हैं? हम इनको लेकर चल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड. अगर आपको एग्जाम्पल देना हो, एग्जाम्पल ऑफ स्केलर के एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो जाएंगे? लेंथ, मास, स्पीड एटसेट्रा. ये सब हमारे पास किसके एग्जाम्पल है? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलर्स. वहीं पर अगर हम बात करते हैं वेक्टर्स की, तो वेक्टर कौन सी क्वांटिटी होती हैं कि द फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude as well as direction. वो जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा और कोई डायरेक्शन भी. अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, अभी मैंने आपको कहा 2 मीटर इन ईस्ट, तो देखो 2 मीटर मैग्नीट्यूड हो गया और ईस्ट मेरे पास क्या हो गई है? डायरेक्शन हो गई है. तो जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और जिसके पास डायरेक्शन भी होगा वो क्वांटिटी कौन सी कहलाती हैं? दीज क्वांटिटीज आर आवर वेक्टर क्वांटिटी. एग्जाम्पल देना हो, एग्जाम्पल दे सकते हैं वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इम्पल्स एटसेट्रा. ये हमारे पास किसके एग्जाम्पल हो गए? ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी. अच्छी बात है. अब हम बात करते हैं कि हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे. द नेक्स्ट पॉइंट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज आवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर. रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर. देखो हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. हम कोई भी लेटर, जैसे हमने लिखा ए और इसके ऊपर क्या लगाएंगे? एक एरो, जिसकी ये क्या कहलाती है? टेल, और ये क्या कहलाता है? हेड. दिस इज आवर टेल और ये हमारे पास क्या कहलाएगा? हेड. इज दैट क्लियर? तो ये हमें किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर को. अब मैं एग्जांपल लेती हूँ. जैसे मैं ए से किस पोजीशन पर गई हूँ? बी पोजीशन पर गई हूँ. मैंने दिखाया ये वाली टर्म, तो ये मेरे पास किसका काम कर रहा है? टेल का. ये मेरे पास किसका काम कर रहा है? दैट वर्क्स एज अ हेड. और मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया पी वेक्टर. मतलब मेरी डायरेक्शन दिख रही है A to B. तो हम किसी भी
वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे बाय अ एरो, जिसकी इस पॉइंट को हम कहते हैं टेल, और ये वाला पॉइंट हमारे पास किसका काम करेगा, हेड का काम करेगा। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ वेक्टर की, दैट टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो हमारे पास वेक्टर की कितनी टाइप्स होती हैं। सबसे पहली हम लिखेंगे पोलर वेक्टर्स। कौन से हो जाएंगे बेटा, पोलर वेक्टर्स। सेकंड मेरे पास रहेगा या बी टाइप हम कहेंगे एक्सियल वेक्टर्स। सेकंड इज आवर एक्सियल वेक्टर्स। ये मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ इसमें पोलर वेक्टर्स कौन से होते हैं। देखो पोलर वेक्टर होंगे वेक्टर और a vector quantity whose direction is along the direction of the motion of a body is known as a polar vector। तो देखो पोलर में the direction of vector is same as the direction of the body, जिसमें बॉडी की डायरेक्शन और जिस डायरेक्शन में आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करो दोनों हमारे पास क्या रहती हैं, सेम। वो वेक्टर कौन से कहलाते हैं, वो वेक्टर कहलाते हैं हमारे पास पोलर वेक्टर। अगर हमें एग्जांपल देना हो पोलर वेक्टर का तो हम देंगे डिस्प्लेसमेंट, लीनियर मोमेंटम, फोर्स एटसेट्रा। ये मेरे पास किसके एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मेरे पास पोलर वेक्टर्स के। अब बात करते हैं एक्सियल वेक्टर्स के। तो देखो एक्सियल वेक्टर जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हम एक पॉइंट को क्या मान लेते हैं, सेंटर मान लेते हैं, और उसके चारों तरफ हम क्या करते हैं, रोटेशन करते हैं। तो ये जो वेक्टर कहलाते हैं, ये वेक्टर कौन से कहलाते हैं, एक्सियल वेक्टर। कौन से वेक्टर कहलाते हैं, एक्सियल। एग्जाम्पल देंगे हम इसका टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम। ये हम अपने 7th चैप्टर में रीड करने वाले हैं, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सियल वेक्टर्स। ठीक है बेटा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से आप क्या समझते हो। तो हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ आवर पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइंड करना किसके अंदर चला जाता है, उसके पोजीशन वेक्टर के अंदर चला जाता है। या हम कह सकते हैं, डेफिनेशन देंगे कि अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ a particle, to the position of a particle at any instant is called position vector, is called position वेक्टर। देखो कि हमने किसी भी वेक्टर को किससे दिखाया, ओरिजिन से। अब इसके मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने चलना शुरू किया ओ से मैं कहाँ पर गई हूँ, पी पर। मेरे पास डिस्टेंस क्या हो गई, एक्स, और इसी पॉइंट को मैं एक्स एक्सिस में लेकर जा रही हूँ। एक पोजीशन दिखाई, अगले पोजीशन वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो मेरे पास ओ फॉर ओरिजिन, ये मेरा एक्स एक्सिस को दिखा रहा है, ये वाला पॉइंट मेरे वाई एक्सिस को दिखा रहा है। तो एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ द टाइम इंस्टेंट मेरा पार्टिकल कहाँ लाई कर रहा है, पी पॉइंट के ऊपर लाई कर रहा है। आर क्या दिखा रहा है, उसकी पोजीशन को दिखा रहा है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, दैट इज आवर पोजीशन वेक्टर। अब इसी के अंदर हम अगली बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, दैट व्हाट इज आवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो जैसा डिस्प्लेसमेंट वर्ड से हम समझ पा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सिर्फ हमें किसके बारे में बताएगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बारे में बताएगा। वो हमारा क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ अ मूविंग पार्टिकल in a given interval of time is a directed line segment from initial to the final position of the particle। देखो कि जो आपका लाइन सेगमेंट है इनिशियल टू फाइनल पोजीशन के बीच में क्या कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है। ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ये मेरे पास क्या हो गए, वाई एक्सिस। अब मैंने मान लिया आफ्टर यानी फर्स्ट पोजीशन किस एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में है। मैंने मान लिया कि मेरे पार्टिकल की पोजीशन है टी टाइम पर, ठीक है। मैंने एक और पार्टिकल मान लिया कि मेरे पार्टिकल की पोजीशन होगी सेकंड पोजीशन।
आफ्टर टाइम इंटरवल टी डैश। इज दैट क्लियर? यहाँ के डिस्टेंस मैंने मान ली r वेक्टर और यहाँ के डिस्टेंस को मैंने माना है r1 वेक्टर। आप इसको r1 और इसको r2 भी ले सकते हैं, किसी बुक में अगर ऐसी नोटेशन हो तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना है। अब हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट। तो देखो ये मेरी इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन, और ये मेरी कौन सी पोजीशन है? फाइनल पोजीशन। और डिस्प्लेसमेंट किसके बीच में होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट बताना होगा, द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टाइम इंटरवल फाइनल माइनस इनिशियल, तो हम क्या लिखेंगे? r1 वेक्टर माइनस r वेक्टर, दैट इज आवर डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है किसके ऊपर? इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन के ऊपर। ठीक है बेटा, होप यू अंडरस्टैंड द पोजीशन एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।